बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो, चैनल सदाई जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप सबका हामी व नासर हो और अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे और अल्लाह ताला हम सबको सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, तमाम परेशानियों से दूर रखे और अच्छे अंदाज में ज़िंदगी की बहारें गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। साहिबो, आज मैं जिस मौजू पर लब कुशाई का इरादा रखता हूँ वो लफ्ज़ है हम असराना चश्मक या मुआसराना चश्मक। साहिबो, आप जानते होंगे कि असर का मतलब ज़माना होता है और हम असर का मतलब होता है वो लोग जो एक वक़्त में ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हों। लफ्ज़ उर्दू में इसके मानी अहद के हैं, पोशीदा के हैं और अपने अहद के साथ रंजिश या रकाबत के हैं। कुदरती तौर पे एक शोबे के जो मुमताज़ लोग होते हैं उनमें आपस में थोड़ा सी मुकाबलाबाजी की फिजा होती है, दूसरे को नीचा दिखाने का ख्याल होता है और अपने आप को उस पर हावी करने का एक कुदरती तौर पे जज्बा होता है। तो इस जज्बे को हम असराना चश्मक या फिर मुआसराना चश्मक कहते हैं। आपको याद होगा कि शुअराए कराम में भी ये चीज़ पाई जाती है, असातिज़ा किराम में आप देखें तो वो उलमाए किराम में भी और दीगर शोबाजात में भी ये चीज़ तवातर के साथ मौजूद है। साहिबो, आप जानते हैं कि दिल्ली में दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दिल्ली ये दो मरकज़ थे जहाँ उर्दू अदब के लिए बहुत सा काम हुआ। जब दिल्ली उजड़ा किस दौर में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने आहिस्ता आहिस्ता इंडिया को फतह किया और फिर ताज बरतानिया के हवाले ये सब कुछ कर दिया। जब दिल्ली उजड़ गया तो वहाँ के बहुत से लोग वहाँ से हिजरत कर गए, जिनमें मीर तकी मीर भी शामिल थे, जिनको शायरी का इमाम समझा जाता है और उनके 72 निश्तर ऐसे हैं, यानी 72 अशार ऐसे हैं जिन की तर्ज पर या उन जैसे कोई माई का लाल शेर नहीं कह सका। जैसे उनका एक शेर है, तुझ लब की सिफत में लाले बदख्शां से कहूँगा, जादू है तेरे नैन गज़ालों से कहूँगा। तो मीर तकी मीर को अपने आप पे बहुत एतमाद था और वो अपने आप को कुछ समझता था, लेकिन लोग भी उसे कुछ न कुछ समझते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उसे हसद भी करते थे, जो रकाबत भी रखते थे। और जब दिल्ली उजड़ा तो वो दबिस्तान लखनऊ की तरफ उसका रुख हुआ। वहाँ नवाब आसफुद्दौला ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। जब वो वहाँ पहुँचे तो वो शुअरा जो आसफुद्दौला के दरबार से वाबस्ता थे और अपने आप को कुछ समझते थे, वो इसके टूटे फूटे लिबास और परागंदा बाल देख के हंसने लगे कि अच्छा ये है वो मीर जिसके बड़े तज़किरे थे। तो उनको ठेस पहुँची और उन्होंने वहाँ फिल बदी शेर कहे। बहुत से शुअराए कराम मौजूद हैं, लेकिन फिल बदी शेर कहना ये किसी किसी का काम है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा ज़ोर दिमाग पे देते हैं तब जाके अशार बनते हैं। अल्लामा इकबाल भी उन लोगों में शामिल थे जो जहन पे ज़ोर दे के शेर लिखा करते थे। और बात तो ऐसा भी आया कि वो जब गज़ल या नज़म लिखते ज़रा दिक्कत महसूस करते तो वो मकान की छत पे चढ़ के टहला करते थे और इस अरसे में दिमाग में शेर उतरते चले जाते और फिर वो लिखते जाते। लेकिन कुछ शुअराए कलाम ऐसे थे जिनमें मीर तकी मीर भी शामिल थे। फिल बदी मौका की मुनासबत से
माल के मुताबिक अशार कहना, ये फिल्म बदी के ज़ुमरे में आता है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान भी इस शोबा में शामिल हैं। शोरश काश्मीरी भी इस बाब में जद तूला रखते थे। तो मीर तकी मीर को जब वहाँ तीखी और तिरछी निगाहों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने वहाँ फिल बदी अशार कहे, क्या बूदोबाश पूछो हो पूर्व के साकिनों, हमको गैर जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोजगार के। उसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसे उजड़े दियार के। तो फिर वो लोग जो उन पे आवाज़ें कस रहे थे उनकी बोलती बंद हो गई और उन्होंने तस्लीम किया कि जो वाकई वो शायद इसको बाबा उर्दू डॉक्टर अब्दुल हक ने सुखन का बादशाह कहा, वाकई वो सुखन के बादशाह हैं। और इस तरह उनकी अजमत कायम रही और आज भी उनको बहुत अहमियत दी जाती है। और तो और मिर्ज़ा गालिब ने भी कहा था, रिश्ती के तुम्हें उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं कि अगले ज़माने में कोई मीर भी था। ये मिर्ज़ा गालिब की अजमत थी। वो खुद उर्दू और फ़ारसी के बाकमाल शायर थे, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने से सीनियर का एहतराम भी करना जानते थे। मीर तकी मीर को उन्होंने शेर के ज़रिए दाद दे के उनका कद भी बढ़ाया और उनके अपने कद काठ में भी इजाफा हुआ। उनके दिल की साफ गोई ज़ाहिर हुई और पॉजिटिव माइंड सामने आया। तो मीर तकी मीर वाकई बाकमाल इंसान थे। साहिबो गवासी और वली दक्कनी ये उर्दू के इब्तदाई शुअरा में शामिल थे और बादशाह अब्दुल्ला कुतब के दौर में दोनों में एक रकाबत दिखाई देती थी। पहले वली दक्कनी की उनके दरबार में बड़ी अहमियत थी, फिर गवासी ने उनकी जगह ली। बहरहाल दोनों में रकीबाना जज्बात रकाबत पाई जाती रही। दोनों ही उर्दू अदब की खिदमत करते रहे, लेकिन वो जो नोक झोंक थी वो जारी रही। इसी तरह मारूफ शायर मुसफ़ी और इंशा के दरमियान भी मुआसराना चश्मक दिखाई देती थी। और तो और मारूफ दानश्वर शेक्सपियर और मार्लो के दरमियान भी ये मुआसराना चश्मक पाई जाती थी। आप देखिए कि असातिज़ा में भी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। जब हम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रंगीलपुर मुल्तान में ज़ेर तालीम थे तो हमारे नज़्म व नस्क़ मदरसा के उस्ताद मोहतरम शब्बीर खालिद साहब हमें कहा करते थे, बेटा अगर आप उस्ताद बन जाएं तो अपने दिलो दिमाग को वसी कर डालना, दूसरे असातिज़ा का दिल से एहतराम करना, कभी कोई चीज़ ना आए तो खुले दिल से उनसे पूछ लेना, और हाँ कभी अपने सीनियर्स पर तनकीद नहीं करनी, कभी अपने जूनियर्स को दबाने की कोशिश नहीं करनी। ये अच्छे उस्ताद की अलामत होती है। और भी बहुत सी उन्होंने बातें की और वो कहा करते थे कि बेटा याद रखो, कभी आप ब्लैक बोर्ड्स और अब तो वाइट बोर्ड आ गए उस पे खड़े समझा रहे हूँ, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो बजाय इसके कि आप उसको गोल मोल करके आगे गुजर जाएं, आप बच्चों से कहें कि बेटा इस पर मैं मज़ीद थोड़ी सी रिसर्च करके आपके गोशगुजार करूँगा। अगर आप गोल मोल करके गुजर जाएंगे तो एक वक्त ज़रूर आएगा कि बच्चे ये जान के हैरत ज़दा रह जाएंगे और उन्हें थोड़ा सा सदमा भी पहुँचेगा कि हमारे उस्ताद ने वो बात थोड़ी सी गोल मोल करके वो आगे गुजर गए। तो इससे बेहतर है कि आप अपने असातिज़ा से पूछ लीजिए। मैं इस पे खुले दिल से अमल करता हूँ, अपने सीनियर से पूछ लिया करता हूँ, अपने जूनियर असातिज़ा से पूछ लिया करता हूँ। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि वाइट बोर्ड पे खड़े हुए कोई चीज़ मुझे
थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई या मेरे लिए वो सही मान में कंफर्म नहीं थी, तो मैंने वहीं खड़े खड़े किसी सीनियर से बदरिया फ़ोन रब्ता करके मालूमात हासिल की और बच्चों को बता दी। तो वो रूहानी औलाद होते हैं, क़यामत नहीं आ जाती तो उस्ताद माँ के पेट से पढ़ के तो थोड़ा ही आते हैं, इसी तरह कुछ पढ़ लिया जाता है, कुछ अपने सीनियर से सीख लिया जाता है, कोई मालूमात अपने जूनियर से ले ली जाती हैं, कुछ इर्द गिर्द से मालूमात ले ली जाती हैं। तो इसको ऐब नहीं समझना चाहिए, बड़ों को अपने सीनियर्स को एहतराम देना चाहिए, अपने जूनियर्स की हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये अच्छे उस्ताद की इलामत है और ये अच्छा अंदाज है। साहब ये तो तालीम का शोबा रहा, आप उलमाए किराम को देख लीजिए, उनमें भी मुआसराना चश्मक नजर आती है। वो भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जब कहीं कॉन्फ्रेंस या जलसा हो रहा होता है तो उनकी कोशिश होती है कि मेरी तकरीर पहले हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे पहले तकरीर करने वाला मुकर्रर धाक बिठा के चला जाए और फिर मैं अपना सिक्का न जमा सकूं। और बात तो एक दूसरे की मौजूदगी में एक दूसरे पे हिट करते हुए दिखाई देते हैं। और तो और मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी मालूमात रखता हूँ जिसमें हम असराना चश्मक पाई जाती है। मैं जब तक डिग्री कॉलेज खानेवाल में ज़ेर तालीम रहा, दिलावर हेयर ड्रेसर जो इंग्लैंड से ट्रेनिंग लेके आए थे और खानेवाल में उनका बड़ा नाम था, नौजवान तबका उन्हीं के पास जा कटिंग करवाता, उन्हीं के पास जाके ख़त बनवाता, उन्हीं के पास जाके और काम जो थे वो पाए तकमील तक पहुँचते। मैं वहाँ से कटिंग करवा के और ख़त करवा के घर पहुँचा ही था कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई। मैं उसको लेके फातिमा मेडिकल कॉम्प्लेक्स विहाड़ी गया, तो उसे वहाँ 2-3 दिन हमें ठहरना पड़ गया। मैंने कहा चलो यहाँ से ख़त बनवा लेते हैं। मैं एक हेयर ड्रेसर के पास गया तो उसने जाते ही मुझसे पूछा कि कहाँ से आए हो। मैंने उन्हें बताया कि मैं ऐसे खानेवाल में ज़ेर तालीम था, तो वहीं से मैंने ये ख़त बनवाया। वैसे मैं गांव 102 टेलनार है, तहसील जहानी में, वहाँ रहता हूँ। तो कहने लगा कि किसी अनाड़ी हजाम ने, किसी अनाड़ी हेयर ड्रेसर ने आपकी कटिंग की है और आपका ख़त बनाया है। तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा सर माइंड ना कीजिए, आप अपने हिसाब से अपनी आदत पूरी कर रहे हैं। वो इंग्लैंड से ट्रेनिंग लेके आया है और खानेवाल का सबसे अच्छा तजुर्बाकार और काबिल हेयर ड्रेसर समझा जाता है। तो कहने लगा मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल फजूल है। ये देखिए आपका ख़त इस तरह से इधर है, इस तरह से लाइन इधर है। 20 उसने नक्श निकाल दिए और फिर उसका मूड ऑफ हो गया कि ठीक है फिर जी आप उधर से ही करवा लिया करें। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं तो 2-3 दिन के बाद चला जाऊंगा, तो दोबारा नौबत नहीं आएगी। एक और मैंने हमाम पे जाना शुरू कर दिया, तो उसका एक शागिर्द उस हमाम वाले का हेयर ड्रेसर का शागिर्द काम करता था। कुछ अर्सा के बाद उसने अपना हमाम अलग बना लिया। तो मैं गया तो उसका उस्ताद हमाम पे नहीं था, मैं उसके पास चला गया। उसने मेरा ख़त बना दिया और बाद में मुझे कहने लगा कि सर आज आप मेरे उस्ताद को भूल गए होंगे, इसलिए कि मेरा हाथ बड़ा नरम है। मुझे हंसी आई। मैंने कहा बेटा असातिज़ा को हमेशा अपना मोहसिन समझा करो। जिस उस्ताद ने आपको 2-3 साल में ये काम करना सिखा दिया, आज आप उसके बारे में ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं, आप यूं कहते कि सर क्या आपको वो याद ताज़ा हुई जो मैंने उस्ताद से सीखा और आज मैं इस काबिल हुआ कि मैं आपका ख़त बना रहा हूँ। तो फिर कहने लगा कि सर आप ठीक कहते हैं। यहाँ जहानिया में रहते हुए भी मैंने बहुत से हेयर ड्रेसर्स को देखा कि कभी एक के पास रश हो,
या किसी वजह से हमाम बंद हो तो दूसरे पे चले जाइए तो वो फौरन इतराज़ करते हैं, ये कैसा ख़त है, ये कैसी कटिंग है। फिर सवाल जवाब शुरू कर देते हैं, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, और आप कितने दिन के बाद कटिंग करवाते हैं, कितने दिन के बाद आप ख़त बुलवाते हैं। और फिर हल्की सी साथ साथ से इल्तिजा भी कि सर आइंदा भी आते रहिए और हमें खिदमत का मौका दीजिए। तो ये दूसरे पे इतराज़ करने के बाद अपने बेहतरीन अंदाज में वो कायल भी करते हैं, मार्केटिंग उनकी जारी रहती है ताकि ये मेरा मुस्तकिल गाहक बन जाए, ये मेरे पास आए और मैं इनकी खिदमत करके अपना जो मुशाहरा होता है वो वसूल करूं। तो साहबो ये है हम असराना चश्मक, जिसकी चंद मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं। कहीं शुअरा की बात की, कहीं असातिज़ा की बात की, कहीं हेयर ड्रेसर का सिलसिला आपके सामने मैंने बयान किया। इसी तरह खिलाड़ियों के अंदर भी हम असराना चश्मक पाई जाती है। आप आज से 30 साल या 20 साल पहले की क्रिकेट देख लीजिए तो कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो आपस में रंजिश रखते थे, जो एक दूसरे को अच्छी निगाहों से नहीं देखते थे, जो दूसरे के अच्छे खेल को देख के जल बुन जाया करते थे और तनकीद का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। और बहुत से खिलाड़ी अब ऐसे हैं कि जो रिटायर हो चुके हैं और वो खिलाड़ियों पे तनकीद किए जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है सरफराज नवाज हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उनको घोड़े के नाम से याद किया जाता था। और अगर सच देखा जाए तो हमारी जो रिवर्स स्विंग है, रिवर्स स्विंग जब गेंद पुराना हो जाता है तो उसकी मूवमेंट कम हो जाती है। तेज गेंद तो कभी आप इन कटर की सूरत में निकाल सकते हैं, कभी आउट कटर की सूरत में निकाल सकते हैं, कभी अंदर की जानब स्विंग होती है, कभी बाहर की तरफ स्विंग होती है। लेकिन सरफराज नवाज ने पुरानी गेंद को, उसको रिवर्स स्विंग कहते हैं, उसका तरीका ये था कि वो उसकी एक साइड रगड़ लेता था, उस जानब चमक पैदा होती, दूसरी तरफ खुरदरापन होता। अब वो हवा में जब गेंद मूव करती तो वो अब उसकी मूवमेंट ऐसी होती कि खिलाड़ी समझने से कासर होते और पुराने गेंद से भी वो विकेटें ले लिया करता था। और उसका अंदाज ऐसा था कि विकेट 6 गेंदें 6 मुख्तलिफ जगह पे करता था। और इसी तरह उसने 1978 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1 रन दे के 9 खिलाड़ियों को आउट किया। और अगले दिन ऑस्ट्रेलिया के अखबारात में खबरें छपी कि सरफराज का कत्लेआम, बड़ी बड़ी सुर्खियां छपी हुई थी। उसका ये खेल अपनी जगह पर, लेकिन वो हर खिलाड़ी पे इतराज़ ज़रूर करता था। और बीबीसी लंदन ने कहा कि 20 साल से सरफराज कीड़े निकाल रहा है और अब उसको ये कीड़े निकालना बंद कर देना चाहिए। 1987 का जब वर्ल्ड कप था, मियां दास 70 रन बनाने के बाद आउट हो गए, क्लीन बोल्ड हुए, क्रीज से बाहर निकले, स्कोर काफ़ी ज़्यादा था, गालिबन 268 रन बने थे और सलीम जाफर के आखिरी ओवर में 18 रन बने थे। सूरत हाल मुश्किल थी तो वो तेज़ खेलने की कोशिश में क्रीज से बाहर निकल के शॉट खेला, वो बोल्ड हो गया और वो खुद रोता हुआ बाहर जा रहा था। जावेद मियांदाद, आंखों में आंसू थे, लेकिन सरफराज नवाज ने कहा इसने मैच फिक्स किया है और आज इसलिए ये मैच हम हार गए। और जब 2007 में इंज़िमाम अपना आखिरी मैच खेल रहे थे 2007 के वर्ल्ड कप में, तो वो जब आखिर पे तेज़ खेलते हुए आउट हुए, पाकिस्तान वो मैच भी ना जीत सका। तो ज़ाहिर कुदरती तौर पे जो इंसान 21-22 साल मैदान में रहता है, जब वो आखिरी मैच खेल रहा होता है तो उसके उमड़े हुए जज्बात जब
दूसरों के सामने आते हैं तो हर किसी को महसूस होते हैं। इंज़िमामुल हक रोते हुए बाहर जा रहा था और सरफराज तंजन कह रहा था कि आपने पहले तो खेल को संभाला नहीं, आपने पहले तो सूझबूझ के साथ खेला नहीं, अब जब आप 40 के करीब रन बना के आउट हो गए हैं तो अब रोने धोने का क्या फ़ायदा। हालांकि उसे उसूली तौर पे शाबाश देनी चाहिए थी कि ये वो खिलाड़ी है जिसने बड़े मुश्किल हालात में पाकिस्तान को जीत से हमकिनार किया। ये वो खिलाड़ी है जिसने 1992 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जब पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़राब थी, न्यूजीलैंड मैच जीतने के करीब था, तो उसने बिल्कुल नौजवान था उस वक्त इंज़माम, उसने 60 रन बनाए थे, पाकिस्तान जीत गया था। और फिर जब फाइनल में माना कि जावेद मियां ने अच्छी इनिंग्स खेली, माना कि रमीज राजा ने अच्छी इनिंग्स खेली, माना कि इमरान खान ने अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन फिर आखिर पे आके वसीम अकरम और इंज़माम को तेज़ रन्स बनाने पड़े और इंज़माम ने अपनी इनिंग्स वहीं से शुरू की जो सेमीफाइनल में जहाँ उसने उसका इख्तिताम किया था। तो ऐसे अजीम खिलाड़ी को दाद देनी चाहिए थी, लेकिन सरफराज नवाज ने हम असलाना चश्मक का इजहार करते हुए उस पर तनकीद की, जिसको क्रिकेट की सूझबूझ रखने वाले और इंज़माम से मोहब्बत रखने वाले लोगों ने पसंद नहीं किया। तो साहिबो, ये कुछ वाक़यात थे जो मुआसराना चश्मक और हम असराना चश्मक के हवाले से मैंने आपके सामने पेश किया है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा और तवक्को रखूँगा कि हमारा इंशाअल्लाह ये साथ चलता रहेगा और आप इसी तरह हौसला अफजाई करते रहेंगे। चैनल सदाए जहानिया मेरा और आपका मुश्तरका चैनल है। आपकी हौसला अफजाई, आपकी शाबाश, आपकी थपकी मुझे आगे बढ़ने का हौसला दे रही है। यह सिलसिला जारी रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।